एक बार की बात है, रायगढ़ गांव में एक 7 साल की लड़की नेहा अपनी माता रेनू और पिता अशोक के साथ रहती थी। रेनू नेहा को रोज रात को सोते समय परियों की कहानियां सुनाया करती थी, जिस वजह से नेहा के दिमाग में परियों की जादुई बातें भरती गई और नेहा यही सोचती थी कि असल जिंदगी में भी परियां होती है और परियां एक न एक दिन उससे जरूर मिलने आएगी। एक दिन की बात है, नेहा अपनी माँ से रात को कहानी सुन रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच में परियां होती हैं? ये मुझसे मिलने आएंगी? नेहा की माँ रेनू मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो नहीं पता मुझे बेटा, मगर जो बच्चे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता की बात मानते हैं और अच्छे काम करते हैं, परियां उन बच्चों से बहुत खुश होती है और उन बच्चों से मिलने भी आती है। सच में माँ, जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, परियां उनसे ही मिलने आती हैं। माँ, मैं अब से आपका सारा काम करूँगी और आपकी सारी बात मानूंगी। बस मुझे परियों से मिलना है, क्योंकि इस बार मैं अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना चाहती हूँ। रेनू नेहा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नेहा से कहती है, क्या बादलों में जन्मदिन? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों माँ? परियां तो जादुई होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं और मुझे अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाना है। रेनू नेहा की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रेनू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परियों की कहानी सुनाने की वजह से नेहा को परियों की कहानी सच लगने लगी। अगली सुबह रेनू अपने पति अशोक से परेशान होते हुए कहती है, अशोक, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। नेहा ने अजीब सी रट लगा रखी है। क्या कह दिया नेहा ने? नेहा कह रही थी कि उसे अपना जन्मदिन बादलों में केक काट कर मनाना है। अब बादलों में केक कहाँ से आएगा? रेनू, ये सब तुम्हारी परियों की कहानी की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि नेहा को जादुई परियों की कहानी कम सुनाया करो, क्योंकि उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। देख लिया ना तुमने नतीजा। अब कैसे समझाएंगे हम नेहा को? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, उसका जन्मदिन आने दो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन नेहा अपनी दोस्त रोशनी के साथ खेल रही थी, तो रोशनी नेहा से कहती है, नेहा, तुम्हारा तो अब जन्मदिन आने वाला है ना? तुम मुझे बुलाओगी ना अपने जन्मदिन पर? नहीं रोशनी, इस बार मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर नहीं बुला पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन इस बार बादलों में केक काट कर मनाऊंगी। तो तुम वहाँ कैसे आ पाओगी? अरे नेहा, तुम क्या कह रही हो? तुम अपना जन्मदिन बादलों में कैसे मना सकती हो? तुम क्या कोई परी हो? नेहा जोरों से हंसने लगती है और रोशनी से कहती है, मुझे पता है, पर तुम देखना, इस बार परियां मेरा जन्मदिन मनाने के लिए खुद आएंगी और वो बादलों में केक भी बनाएंगे मेरे लिए। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? नहीं रोशनी, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो तुम देख लेना, इस बार मेरा जन्मदिन परियां बादलों में केक काट कर मनाएंगी। नेहा ये कहकर घर पर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो मेरे जन्मदिन में बस एक ही हफ्ता रह गया है, परियां क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना है। नेहा की बात सुनकर रेनू थोड़ी हैरान होकर नेहा से प्यार से कहती है, बेटा, परियां नहीं होती है, मैं तो बस तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो अपना जन्मदिन इस बार बादलों में ही मनाना है। बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार लाएंगे। पर नेहा रेनू की बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और नेहा का जन्मदिन आ जाता है। वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो परियों से मिलना चाहती थी। उसे खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, पर उन्हें डर था कि अगर परियां नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने परियों को देखा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा और शाम हो गई। शाम के समय रेनू नेहा से कहती है, नेहा, चलो बेटा, केक खरीदने चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा केक काटना है ना? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा केक तो परियां लेकर आएंगी और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा जन्मदिन बादलों में मनेगा, तो बादलों में ही मनेगा। बस मैं इंतजार करूंगी। अरे बेटा, असलियत में परियां नहीं होती है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी।
तभी वहाँ अशोक आ जाता है और नेहा से कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सब तो बस कहानियों में होता है, असलियत में नहीं होता बेटा। चलो अब केक लेने चलते हैं, वरना ज्यादा शाम हो जाएगी और तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। नेहा रोने लगती है और अशोक से कहती है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा जन्मदिन तो परियां ही मनाएंगी, मैं उनका इंतजार करूंगी। और ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रेनू और अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उनके घर में तेज रोशनी पड़ती है और 4 परियां उनके घर पर आ जाती है। परियों को देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं और नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, देखो परियां आ गईं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरा जन्मदिन परियां ही मनाएंगी। पहली परी का नाम बाल परी, दूसरी का नाम गुलाबी परी, तीसरी परी का नाम प्रिया परी और चौथी परी का नाम चांदनी परी होता है। तभी बाल परी नेहा से मुस्कुराते हुए कहती है, नेहा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हारा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। तुम हमें इतने दिनों से याद कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। पर आप लोगों ने इतनी देर क्यों की आने में? आप पहले भी आ सकती थी ना। तभी दूसरी परी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा, हमें तो तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए हम इतनी देर से आए। वैसे तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आप मेरा जन्मदिन मनाएंगी ना? तभी तीसरी परी प्रिया परी नेहा से कहती है, हाँ नेहा, क्यों नहीं, तुमने जैसा कहा था वैसा ही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तभी चौथी परी चांदनी परी ने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अब तुम्हारा जन्मदिन बादलों में ही मनाएंगे। तुम हमारे साथ चलो और आप लोग भी चलिए। इसके बाद परियां अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को बादलों में लेकर चली जाती है। बादलों में जाने के बाद बाल परी नेहा से कहती है, नेहा, हमने तुम्हारे लिए केक बनाया है। और ये कहकर वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर 4 केक प्रकट हो जाते हैं। नेहा केक को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, बादलों में केक। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाऊंगी और बादलों में ही केक काटूंगी। नेहा की माँ रेनू खुश होते हुए नेहा से कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तभी गुलाबी परी मुस्कुराते हुए नेहा से कहती है, नेहा, चलो अब तुम केक काटो, फिर तुम्हें एक और जादू देखने को मिलेगा। एक और जादू? क्या आप सच कह रही हैं? तभी प्रिया परी बड़े प्यार से नेहा से कहती है, हाँ नेहा, वो सरप्राइज तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट होगा। अब जल्दी से चारों केक काटो। परियों की बातें सुनकर नेहा केक काटने लगी। जैसे ही नेहा केक काटती है, वो केक घरों में बदल जाता है। ये देखकर नेहा और उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। तभी चांदनी परी नेहा से कहती है, कैसा लगा नेहा तुम्हें हमारा गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। मैं बहुत खुश हूँ इस सरप्राइज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परियों, आपने मुझे इतना अच्छा केक घर गिफ्ट किया। बाल परी नेहा से कहती है, तुम इस केक के घर में आराम से रहना। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। क्या आप सच कह रही हैं? पर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? तभी प्रिया परी नेहा से कहती है, आज की रात आप लोग इन घरों में आराम से रह सकते हो। इन सभी घरों में आपकी सारी जरूरत की चीजें होंगी। इसके बाद नेहा और उसके माता पिता केक के घर में जाते हैं। वो घर अंदर से दिखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान होता है। परियां भी उनके साथ केक के घरों में जाती है और सब मिलकर नेहा का जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो चांदनी परी नेहा से कहती है, नेहा, अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। ठीक है परी जी, लेकिन आप मुझसे मिलने आते रहना, मैं आपको बहुत याद करूंगी। जरूर नेहा, तुम जब भी हमें दिल से बुलाओगी तो हम लोग तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद परियां अपनी छड़ी से उन्हें पृथ्वी लोक पहुंचा देती है और जब वो लोग देखते हैं तो वो अपने बिस्तर पर होते हैं। नेहा को समझ आ जाता है कि ये सब परियों ने किया है और अब नेहा खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। सांवली परी की जादुई ड्रेस। एक समय की बात है, राधा अपने माता पिता के साथ जौनपुर नाम के गाँव में रहा करती थी। राधा के पिता सोहन और उसकी माँ वैशाली राधा से बहुत प्यार करते थे। वो बहुत मेहनत करते थे।
ताकि राधा को किसी भी तरह की कमी ना हो। फिर ऐसे ही एक दिन राधा के पिता राधा से कहते हैं, राधा बेटा, तुमने 2 दिन पहले कहा था कि तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। हाँ पापा, लेकिन आप मुझे लेकर ही नहीं गए थे। क्योंकि उस दिन मुझे काम था बेटा, पर तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और तुम्हें जो जो चाहिए तुम मुझे बता देना, हम वो सब खरीद लेंगे। आप सच कह रहे हैं पापा? मैं अपनी बेटी से भी भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट। अच्छा, अपनी मम्मी को बोल दो कि तैयार हो जाए, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मम्मी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। बाप बेटी आपस में मेरे बारे में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, है ना राधा बेटा? हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों बाप बेटी ने टीम बना ली है और मुझे अलग कर दिया है। कोई नहीं, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ऐसा कहकर वैशाली वहाँ से हंसते हुए निकल जाती है। फिर वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वो लोग काफी शॉपिंग करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर घर आने लगते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा होता है जिनके बारे में उनमें से किसी ने नहीं सोचा होता। उनकी गाड़ी एक बहुत ही बड़े ट्रांसपोर्ट के ट्रक से टकरा जाती है। उस हादसे में राधा को तो छोटी मोटी चोटें आती है, परंतु आगे की सीट पर होने के कारण राधा के पिता और माता की मृत्यु हो जाती है। आसपास के लोग जैसे तैसे करके राधा को अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां नॉर्मल इलाज से ही राधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन राधा को जैसे ही होश आता है और अपने माता पिता के बारे में पता चलता है, वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। इसके बाद राधा की बुआ कोमल राधा के पास आती है। कोमल की अभी अभी शादी हुई थी, परंतु जैसे ही वो अपने भाई और भाभी के बारे में ये खबर सुनती है, वो बिना देर लगाए राधा के पास आ जाती है। मत रो बेटा, जो होना था हो गया, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर तू ऐसे रोते रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और तू ही बता, क्या ये सब भाई और भाभी को अच्छा लगेगा? पर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मम्मी पापा कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु अगर वो मुझसे प्यार करते तो मुझे ऐसे छोड़कर थोड़ी ना जाते। ऐसा कहकर राधा रोने लग जाती है, परंतु कोमल उसे जैसे तैसे संभालती है। कुछ दिन तो कोमल राधा के साथ अस्पताल में रहती है, परंतु फिर उसे वापस अपने ससुराल जाना पड़ता है। कुछ दिनों में राधा डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, पर अब पूरा घर एक सुनसान जंगल सा बन चुका था, जहां सिर्फ राधा की आवाजें गूंज रही थी। कुछ दिन तो राधा जैसे तैसे निकाल लेती है, परंतु अब उसके पास पैसों और खाना की कमी होने लग जाती है। वो नहीं जानती थी कि आखिर क्या करा जाए। तभी एक दिन वो अपनी बुआ को फोन करती है और कोमल राधा के पास दौड़ी चली आती है। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने मुझे कॉल किया था। इसके बाद राधा कोमल को सारी बात बताती है। अगर ऐसी बात है तो तू मेरे साथ चल। वैसे भी यहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। अगर तू मेरे साथ रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगी, तो मैं तेरा ख्याल तो रख सकती हूँ। ऐसा कहकर कोमल राधा को अपने ससुराल ले आती है, परंतु कोमल की सास जैसे ही कोमल की बात सुनती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे, हमने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है कि जिसका मन किया यहाँ आ जाए? अब तेरा भाई मर गया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उसकी बेटी का बोझ हमारे सर पर मढ़ देगी। जा, इसे जाकर कहीं छोड़ कर आ। माँ जी, ये भी केवल 6 साल की है, ये कहाँ जाएगी? कौन इसका ध्यान रखेगा? आप ही बताइए। ये सब मैं नहीं जानती, जो मैंने कह दिया मतलब कह दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसे वक्त में इसका साथ नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो तू भी अभी के अभी यहाँ से निकल जा। इसके बाद कोमल राधा के साथ उसके घर आ जाती है और वहीं रहने लग जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें पता चलता है कि राधा के पिता का घर ऑफिस का दिया हुआ था, इसलिए उन्हें वो घर खाली करना पड़ता है। कोमल को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर राधा के साथ रहने लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
एक दिन कोमल का पति उसे ढूंढता ढूंढता उनकी झोपड़ी में आ जाता है। ये क्या कोमल, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? चलो घर वापस चलो। आप सारी बातें जानते ही हैं, क्यों मैं यहाँ आई? फिर क्यों मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं? ये छोटी सी बच्ची अपना ध्यान कैसे रखेगी? कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आप ही बताइए। कोमल, अगर माँ नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई अनजान रहे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज तुम अपनी जिद छोड़ो और घर चलो। मैं अपनी जिद तो छोड़ सकती हूँ, पर इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे भी बड़ा जिद्दी हूँ। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो मैं आज के बाद तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर कोमल का पति वहाँ से जाने लगता है और कोमल को अपने पति की इस जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो अपने पति के साथ चली जाती है। परंतु अब राधा झोपड़ी में अकेली पड़ जाती है। कुछ दिन तो वो झोपड़ी में बचे कुचे खाने से अपना गुजारा कर लेती है, परंतु फिर वो खाने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह भूखी होती है। वो नदी किनारे चल ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, आखिर ये मेरी जिंदगी है या किसी फिल्म की स्टोरी जो दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। पहले मेरे माता पिता चले गए, फिर घर, और अब मेरी बुआ और मुझे इस तरह जीना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसा कहकर राधा नदी में छलांग लगा देती है और नदी के तेज बहाव के कारण आगे बहने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, बचाओ कोई, बचाओ कोई, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। राधा जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। तभी आसमान में उड़ रही एक परी उसको देख लेती है और जल्दी से जमीन पर आकर राधा की जान बचा लेती है। फिर राधा को जैसे ही होश आता है, वो अपने सामने एक परी को पाती है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम इस नदी में कैसे गिर गई थी? मैं इस नदी में गिरी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर कूदी थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं आत्महत्या करना चाहती थी। मुझे अपने जीवन से नफरत हो गई है और मैं इसे जीना नहीं चाहती। तुम तो बहुत ही छोटी हो, तुम्हारे दिमाग में अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल कैसे आया? मुझे पूरी बात बताओ। मेरा परिवार तो बहुत ही खुशहाल परिवार में से एक था। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, परंतु एक दिन भगवान ने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। फिर मैं जिस घर में रहती थी उसे भी मुझसे छीन लिया। जब मेरी बुआ मेरे पास रहने आई तो भगवान ने उन्हें भी मुझसे दूर कर दिया। अब मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और इसी वजह से मुझे मरना बेहतर लगा, इसलिए मैं इस नदी में कूद गई। मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं देखा और ना ही किया है, इसलिए तुमने मुसीबत को देखते ही उससे भागने का मन बना लिया। पर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मेरा दुख नहीं समझेंगी। आप तो परी हैं, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल भी नहीं राधा, हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। मैं जब 2 साल की थी तब से ही मैं बहुत कुछ सहन कर रही हूँ। तुम जानती हो, ये जो मेरा सांवला रंग है, इसकी वजह से मुझे परीलोक में कितना कुछ सुनना पड़ता है। सबको सुंदर और खूबसूरत परियां अच्छी लगती हैं, परंतु मेरा रंग सांवला है, जिस कारण मुझे बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। परंतु मैंने कभी इस कारण अपनी जान नहीं दी और ना ही कभी ऐसा करने के बारे में सोचा। मैंने हमेशा दूसरे लोगों और बच्चों को इसी बारे में जागरूक किया कि तन की खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती मायने रखती है। आप सच कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अभी तक कई बच्चों को ये बात सिखा चुकी हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों का रंग मेरी तरह ही सांवला या काला होता है, मैं उन्हें भी आत्मविश्वास देती हूँ ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। और अब तुम्हें भी मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि हालातों से लड़ना सीखो, उनसे हारना नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सच में बहुत जल्दी हार गई थी, परंतु अब आपकी बात सुनकर मेरे अंदर आत्मविश्वास जाग गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे इसी आत्मविश्वास के लिए मैं तुम्हें अपनी ये जादुई ड्रेस देना चाहती हूँ। ये जादुई ड्रेस क्या करती है? ये जादुई ड्रेस तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलने में मदद करेगी और वहाँ के तौर तरीके सीखने में भी ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझे अपने साथ परीलोक ले जा रही हैं? हाँ बिल्कुल,
मैंने तुम्हारे अंदर वो गुण देखे हैं जो मैंने अभी तक किसी के भी अंदर नहीं देखे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ परीलोक चलो, वहाँ शिक्षा लो और भविष्य में जाकर एक अच्छी परी बनो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद वर्षा परी राधा को लेकर परीलोक चली जाती है और राधा का दाखिला एक परीलोक के स्कूल में करा देती है, जहाँ राधा को परियों के जादू एवं तिलिस्म सिखाए जाते हैं और कुछ ही सालों में राधा सब कुछ बहुत ही अच्छे तरह से सीख लेती है। जिसके बाद वर्षा परी राधा को रानी परी के पास ले जाती है और रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से राधा को एक संपूर्ण परी में बदल देती है। वर्षा परी, तुमने फिर एक बार हमें गौरवान्वित किया है। तुम पृथ्वीलोक से इतनी समझदार और बहादुर लड़की को यहाँ लेकर आई और उसे परी बनाया। सच में तुम काबिले तारीफ हो। जो लोग और परियां तुम्हारा मजाक बनाते थे, वो तुम्हारा इस तरह का काम देखकर अब मुंह छुपाए फिरते हैं। हमें तुम पर गर्व है वर्षा परी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। राधा, अब तुम पूरी तरीके से एक परी बन चुकी हो। अब तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर जरूरतमंदों की मदद करनी होगी और ये साबित करना होगा कि तुम सच में एक परी बनने लायक हो। इसके बाद राधा वर्षा परी और बाकी सभी परियों के पैर छूकर पृथ्वीलोक की ओर बढ़ जाती है और फिर पृथ्वीलोक पर कुछ समय बिताती है। साथ ही साथ वो जरूरतमंदों की मदद करती है और अपना जीवन इसी तरह व्यतीत करने लग जाती है।